Guys, if you're new to RBI Grade B examination and you really want to know about the strategy to crack this examination, then this video is for you. In the next 30 minutes, I'm going to tell you in and about the strategy to crack this exam, and I can vouch for it here, you will not remain a beginner after watching this video. सबसे पहले ये वीडियो शुरू करूंगा ये चीज बताते हुए that in this examination you need to know the numbers that approx 1.5 lakh people appear and only 200 clear the exam. Now after watching this data, if you get a thought कि यार बहुत मुश्किल है, सिर्फ 200 सीट्स रहेंगी, मैं कहां से क्लियर कर पाऊंगा, then I agree with you. आप इस माइंडसेट से इस एग्जाम को मत दीजिए, you will never be able to crack this exam. But if you have a mindset that ठीक है 200 सीट्स हैं, मुझे तो एक ही चाहिए, I'll try, I'll give my best, then this exam is for you. अब अगर आपका वो माइंडसेट है, एक पॉजिटिव माइंडसेट है, आपके लिए गुड न्यूज ये है, मैं ये बताना चाहूंगा दैट द कंपटीशन इज नॉट विद 1.5 लाख पीपल, रेदर आई वुड से कंपटीशन सिर्फ उन 5,000 या 10,000 लोगों में है, दोज हु आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, और इतने ही लोग हैं जो अच्छे से इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं. तो आप अगर अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, दैट डे इटसेल्फ यू विल कम इन द टॉप 5,000 और 10,000 हु विल हैव द प्रोबेबिलिटी और हु विल हैव द हाई प्रोबेबिलिटी टू क्रैक दिस एग्जाम. नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या ये एग्जाम की नोटिफिकेशन हर साल आती है. देखिए, देयर इज नो रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम आरबीआई दैट RBI will recruit every year, but if you see the past year data from last 10 years at least, they have been recruiting every year except in the COVID year. और दूसरी बात यह है कि इसका कोई फिक्स्ड साइकिल नहीं है, मतलब एक कोई फिक्स्ड मंथ नहीं है जिसमें एग्जाम होगा या नोटिफिकेशन आएगी. समटाइम्स इट कम्स इन मार्च, समटाइम्स इन अप्रैल, समटाइम्स इन मे, एंड ड्यू टू दिस अनसर्टेनिटी मेनी पीपल थिंक कि यार नहीं, इसके लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे या नोटिफिकेशन आने के बाद ही प्रिपेयर करेंगे. But let me tell you that you can use this uncertainty to your advantage. आप उस टाइम में तैयारी कीजिए जब सब लोग वेट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करेंगे. आप प्रिपेयर्ड रहिए और दूसरों से आगे निकलिए. दैट वुड गिव यू एन एडवांटेज. तो अनसर्टेनिटी को आपको अपनी फेवर में यूज करना है. बाकी तीन चीजें इन विच इन माय ओपिनियन विच आर वेरी मच एसेंशियल टू क्रैक दिस एग्जाम इज द क्लैरिटी दैट यू रियली वांट टू क्रैक दिस एग्जाम. You need to give high priority to this exam. अगर आप इस एग्जाम को किसी एक सेकेंडरी एग्जाम की तरह लेंगे, that I'll try for 1 month and try to crack this, it might not be in your favor. सेकेंड, इस एग्जाम में जो सब्जेक्ट्स हैं, फाइनेंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशल इश्यूज हो गया, फ्रॉम द आउटसाइड दे माइट लुक वेरी हैवी. आपको डर भी लग सकता है कि आप इतने सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ेंगे, बट आई जस्ट सजेस्ट यू दैट यू प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर्स, बिकॉज बाय लुकिंग एट द प्रीवियस ईयर पेपर्स यू विल realize के क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं है, they are doable, and previous year papers will actually help you devise a proper strategy that what is important, what is not important, कितने डेप्थ तक पढ़ना है. आरबीआई ग्रेड बी के पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है. नेक्स्ट इज, सिंस दिस एग्जाम इज डिस्क्रिप्टिव and lot of, I mean partly descriptive, and lot of questions in the descriptive part are a mix of current affairs and statics, so it is very much imperative for you that you start reading newspaper right from day one when you start your preparation. ये तीन बेसिक चीजें हैं. उसके बाद हम पैटर्न की बात करेंगे और फेज वाइज स्ट्रैटेजी की बात करेंगे. सो देयर आर 3 phases, phase 1, phase 2 एंड इंटरव्यू. फेज 1 इज जस्ट क्वालिफाइंग, जो आपको पास करना है, इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं, बट फेज 2 के मार्क्स जुड़ेंगे और इंटरव्यू के मार्क्स भी जुड़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद फेज 1, पैटर्न ऑफ फेज 1 फर्स्ट. जैसा कि मैंने कहा, फेज 1 क्वालिफाइंग है, बट बहुत सारे लोग फेज 1 ही क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं. फेज 1 का जो पैटर्न है, यू जस्ट गेट 1 पेपर. इन दैट 1 पेपर यू गेट 4 sections, GA, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट. There are total of 200 questions worth 200 marks, and the total time that you get is 120 minutes, but this is divided into sectional timings where you get 25 minutes to solve 80 questions in GA, 25 minutes in English to solve 30 questions, 25 minutes in Quant to solve 30 questions, and 45 minutes in Reasoning to solve 60 questions. तो सेक्शनल टाइमिंग रहेगी और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहता है 1/4, सो आप तुक्के नहीं लगा पाएंगे. फेज 1 को क्वालिफाई करने के लिए देयर आर 2 क्राइटेरियाज. वन इज दैट यू वुड हैव टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ इन ईच ऑफ दीज 4 sections, and that sectional cutoff would vary each year depending upon the difficulty level of the paper. You would also have to clear the overall cutoff. That would also vary each year and would depend upon the difficulty level of the paper. So this is about the brief pattern of phase 1. Now, is phase 1 really tough?
Yes, of course, phase one is tough. If you see the previous year papers, the questions are really tough, questions are really lengthy, आसान नहीं है. और आप कट ऑफ्स भी देखिए 200 में से 66, 63 एंड इफ आई टॉक अबाउट 2023 द कट ऑफ्स दिस टाइम वर 54.75. सो एग्जाम टफ है अगर आप एक कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, क्वेश्चंस टफ है, बट इज इट टफ टू क्रैक दिस एग्जाम टू क्वालिफाई फेज वन? आई वुड से नॉट सो मच, बिकॉज एग्जाम टफ है. बट इफ यू सी दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कट ऑफ्स, आपको मार्क्स कितने चाहिए? 54 आउट ऑफ 200, दैट इज 27%, राइट? इट इज इवन लोअर देन द मार्क्स यू आर रिक्वायर्ड टू गेट इन योर 10th और 12th बोर्ड एग्जाम्स टू पास थ्रू. तो एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि एग्जाम टफ है, लेकिन कट ऑफ भी इतना लो जा रहा है. I think you should be able to manage. Your competition is with you. Just look into the mirror. There stands your competition. तो हमें इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, ठीक है? 54 मार्क्स, 60 मार्क्स आउट ऑफ 200 इज मैनेजेबल इफ यू फॉलो द राइट स्ट्रैटेजी. तो मैं सब्जेक्ट वाइज एक ब्रीफ स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग फेज वन में खो जाते हैं. वो इतना एफर्ट डाल देते हैं कि फेज टू भूल जाते हैं और उसके बाद फेज वन भी क्लियर नहीं होता है. सो द राइट स्ट्रैटेजी फर्स्ट फॉर क्वांट इज, देखिए मैंने आपको जो पैटर्न बताया था, इन क्वांट यू गेट 30 क्वेश्चंस इन 25 मिनट्स. नाउ वुड यू बी एबल टू सॉल्व 30 क्वेश्चंस इन 25 मिनट्स? द आंसर इज नो. इज इट रिक्वायर्ड? क्या आपको 30 क्वेश्चंस करने की जरूरत है? अगेन इफ यू सी द कट ऑफ्स इन द प्रीवियस ईयर, द कट ऑफ्स हैव बीन हाईएस्ट एट 7.5 एंड व्हेन द पेपर हैज बीन टफ द कट ऑफ्स हैव बीन इवन लोअर देन 7.5. तो आपको कोई 20-25 नंबर नहीं लेने हैं. क्वांट में अगर आप 8 नंबर 7 नंबर ले आएंगे, देयर इज अ गुड चांस दैट यू विल बी वेरी सेफ विद योर कट ऑफ. तो मेरे हिसाब से सेलेक्टिव सिलेबस करो, बट जो भी चैप्टर्स करो उनको अच्छे से करो, बिकॉज द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी एट अ टफर लेवल. बेसिक करके नहीं होगा. सो 20 चैप्टर्स का बेसिक पढ़ने से अच्छा है 10 चैप्टर्स का इन डेप्थ पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो. दिस कैन बी योर चैप्टर्स: टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेजेस, रेशियो प्रपोर्शन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एवरेजेस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड डीआई. इन चैप्टर्स को हाई प्रायोरिटी दो, अच्छे से करो. 150-200 क्वेश्चंस पर चैप्टर यू शुड बी प्रैक्टिसिंग ऑन ऑल दीज चैप्टर्स. एंड दिस इज द बुक फॉर क्वांट. अरुण शर्मा, quantitative aptitude for CAT. The book is for CAT, but this is relevant for RBI Grade B also. Now moving on to the reasoning part. In reasoning again, I would apply the same logic. You get 60 questions in 45 minutes. Would you be able to do? The answer is no. I mean, the questions are at high level. आप कर ही नहीं सकते हैं 60 क्वेश्चन 45 मिनट्स में. Is it required? Again, if you see at the cutoffs have been highest at 15, and when the exam has been tough, the cutoffs have been 8, 9, 12 in that range. So again, reasoning में आपको कोई 40-50 नंबर नहीं लेने हैं. I think even if you can score in the range of say 17, 18, and maybe when the paper is tough 13, 14, that's a good score. So again, my strategy would be same for reasoning. Don't go for the entire set of chapters. Especially leave the puzzles and the sitting arrangements. First, they are very time consuming in preparation, and in exam also they are very risky, because you might spend 20 minutes on your puzzle and you might score 0 out of that, and that will create a panic in the exam. So बाकी topics कर लो: blood relation, syllogism, input output, coding decoding, ranking, directions, all those chapters करो और exam में उन्हीं questions को first target करो, and then if you get time maybe you can go for puzzles, but not initially in my opinion. And this is a good book for reasoning. Verbal and non-verbal reasoning by R.S. Agarwal. इसको कीजिए. Do the selective topics matching with your syllabus as per the questions asked in previous year papers. पूरी book मत पढ़िएगा, because it is combined book for all the examinations, and in RBI some of the topics or most of the topics will not be relevant. If I talk about English, I would not suggest any I would say comprehensive preparation in terms of learning grammar and all, because that is very time consuming. Just do reverse engineering, solve a lot of mock tests, identify your strengths, identify type of questions, know how to manage your time, know how to go about your guesswork and all that, and try to maximize your score. That is the best thing. English के लिए मैं 2 books suggest करूंगा: Objective Journal English by S.P. Bakshi and Word Power Made Easy by Norman Lewis for your vocabulary. Just follow these 2 books and solve a lot of mock tests or sectional tests for English. Now I am coming to the journal awareness section, which is one of the most critical section, because this is worth 80 marks and this is really scoring. अगर आपको 60 marks score करने हैं ना phase 1 में, उसमें से 35 marks आपको यहीं लाने पड़ेंगे, क्योंकि quant reasoning में आपके नंबर नहीं आने वाले हैं. वो sections are really tough. So this is a very critical section.
और यहाँ पे बहुत सारे लोग घूम जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू क्रैम जी और दे फाइंड इट वेरी फैक्चुअल और वेरी डिटेल्ड. सो यहाँ पे व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी? देखिए रट्टा तो मारना पड़ेगा. देयर इज nothing which can save you from that because questions would be kind of factual in the exam. But एक strategy discuss करते हैं based upon the pattern. Around five questions will come from static GA कि भैया ये नेशनल पार्क कहाँ पे है या इस कंट्री की कैपिटल कहाँ है. Those kind of questions. But those are not very normal questions. They are derived from current affairs. Say ओलंपिक गेम्स हो रही हैं चाइना में, तो चाइना का कैपिटल पूछ सकते हैं, चाइना की करेंसी पूछ सकते हैं, इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स के बारे में पूछ सकते हैं. सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट इवन इफ देयर इज अ स्टैटिक क्वेश्चन, it is related to the current affairs which are in news. That's it. Just read the news properly, whatever you are reading, and the static aspect will get covered from there itself. Now moving on to the actual current affairs, which is around 70 to 75 marks. This can be divided into say like banking and financial awareness, reports and schemes, and some other current affairs. अब अदर करंट अफेयर्स में आपकी नॉर्मल जीए आ जाएगी, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस, समिट्स एंड ऑल दैट, which most of you are doing for various other exams like. But I think two areas which most of the people will miss if you just base your preparation on other exams current affairs is banking and financial awareness and reports and schemes. अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे एग्जाम के करंट अफेयर्स पढ़कर सोचते हैं कि इसी से आरबीआई की भी प्रिपरेशन हो जाएगी. यू आर रॉन्ग. आरबीआई ग्रेड बी करंट अफेयर्स आर एट अ डिफरेंट लेवल बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड जॉब्स इन अ कंट्री आफ्टर आई वुड से यूपीएससी. तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं बताऊं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसमें बहुत सारी आरबीआई नोटिफिकेशंस, आरबीआई प्रेस रिलीजेस, आरबीआई की जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं, अदर रिपोर्ट्स हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एंड यू विल नॉट बी एबल टू कवर देम इफ यू जस्ट रिलाई ऑन करंट अफेयर्स मेंट फॉर अदर एग्जाम्स. कि मैंने आईबीपीएस या एसबीआई पीओ के करंट अफेयर्स पढ़ लिए हैं, वो आरबीआई ग्रेड बी के लिए काफी नहीं होंगे. Similarly, there are a lot of questions on reports and schemes, and seriously in-depth questions which might not be prepared if you rely on some other sources for current affairs meant for other exams. So please be considerate enough here to consider that you need to read specific sources to cover RBI grade B current affairs. और उसमें अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, the original sources, right, if you want to read Hindu newspaper, Live Mint newspaper, PIB, which is a government website, read about this if you don't know about this, and the RBI website. These are the four sources जहां से maximum questions आएंगे. More than 80% of your questions in the exam in current affairs would be from these four sources as per the past year trends. और कितने महीनों के करंट अफेयर्स करने बहुत बड़ा क्वेश्चन है. कोई एक साल के करने की जरूरत नहीं है. दैट इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. गो फॉर 5 months ऑफ करंट अफेयर्स, राइट, दैट इज एनफ. यहां से आपको 80-85% क्वेश्चंस आते हैं एज पर दी पास्ट ईयर ट्रेंड्स, एंड दिस इज अ गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस. सारे क्वेश्चंस टारगेट करने की मत सोचिए. जैसा कि मैंने बताया, जीए में 80 में से 35 इज अ गुड स्कोर. हमें 80 नहीं लेने हैं. तो अगर हम 5 महीने के भी पढ़ जाएं लेकिन इन डेप्थ पढ़ जाएं, बिकॉज क्वेश्चंस आर नॉट गोइंग टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे वुड बी इन डेप्थ. तो हमें कम पढ़ना है, 5 महीने का पढ़ना है, बट अच्छे से पढ़ना है. एंड आई ऑलवेज से फॉलो दिस 3/5 रूल ऑफ करंट अफेयर्स के टारगेट 5 का होना चाहिए, बट अगर 5 भी नहीं हो पा रहे हैं तो 3 का तो बहुत अच्छे से कर लो. फॉर द रेस्ट 4th and 5th month प्रीसीडिंग योर एग्जाम, उनको थोड़ा आप अगर ठीक ठाक तरीके से भी कर लेंगे, देन ऑल्सो यू विल स्टैंड अ गुड चांस टू स्कोर 30+ in GA. So this is about the duration, and with this I am done with my phase 1 strategy. Now let's move on to the phase 2. I know I'm moving fast, but wherever you feel that you need to pause a bit, just pause this video and you can always start again. तो phase 2 में 3 papers होते हैं. phase 2 में paper 1 है economic and social issues, which is also called ESI. paper 2 is English, and paper 3 is finance and management, which is also called FM in the short form. All these papers are of 100 marks, that is 300. Then there is the interview worth 75 marks, taking the total to 375, जिसमें से आपका merit बनता है. The point to be noted here is कि जो आपका phase 2 में paper 1 है और paper 3 है, that is ESI and FM, they are partly descriptive and partly objective. 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव आएगा. डिस्क्रिप्टिव मतलब लेंथी क्वेश्चंस जो आपको वहां पे टाइप करने होंगे कीबोर्ड पे,
इट वुड नॉट बी पेन एंड पेपर बेस्ड, कीबोर्ड पे टाइप करके आंसर लिखने होंगे। एंड सिमिलरली इन एफएम 50 ऑब्जेक्टिव 50 डिस्क्रिप्टिव। इंग्लिश का पेपर टोटल 100 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव होगा जिसमें कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। सो विद दिस नाउ वी स्टार्ट द स्ट्रैटेजी फॉर ऑल दीज एग्जाम्स, राइट? पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। तो सबसे पहले मैं एफएम की स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग पेपर। यहां पे लोग 80-85 प्लस तक मार्क्स लाए हैं। तो एफएम इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सब्जेक्ट्स, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। दोनों का जो वेटेज है एग्जाम में ऑलमोस्ट 50-50 रहता है, दो इट कैन वेरी। If I talk about management first, management has a very limited syllabus and the topics are very generic. Motivation, leadership, communication. नाम से भी आपको आइडिया लग गया होगा कि इसमें क्या पढ़ाया जाएगा. The thing is that there are a lot of frameworks that you need to study, but you can understand because this is something very general. So it being very generic and it being very limited, because there are no current affairs, this is very scoring. I always tell people that out of 50 you should be targeting 40-45 plus. Read it multiple times. This can be really confusing. The theories can be very confusing. They might look similar. So read it multiple times and focus on understanding. One-liner bookish question नहीं आएंगे, case study based आएंगे. And if you really need to develop your understanding, do practice lot of MCQs. और मैनेजमेंट के लिए ये बुक्स अच्छी हैं. Principles and Practice of Management by L.M. Prasad, Organizational Behavior by L.M. Prasad and Business Ethics and Corporate Governance by B.N. Ghosh. ये बुक्स पढ़िए, सेलेक्टिवली पढ़िए, मैपिंग इट टू योर सिलेबस एंड बाय लुकिंग एट द पास्ट ईयर पेपर्स. अभी हम फाइनेंस की बात करेंगे. सो फाइनेंस जैसे मैंने बताया आपका 50 नंबर का आएगा 100 में से, और इस 50 में से अराउंड 60% वुड बी स्टैटिक, 40% वुड बी करंट अफेयर्स. मैनेजमेंट वाज 100% स्टैटिक, बट फाइनेंस इज 60% स्टैटिक and 40% current affairs. If I actually tell you the breakup of this 50 marks at a high level, 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है, और 25 नंबर का डिस्क्रिप्टिव आएगा. अगेन इट कैन वेरी, राइट? आई मीन, तो मैं सिर्फ एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं. इस ऑब्जेक्टिव पेपर में आउट ऑफ 25 मार्क्स अराउंड 17-18 वुड बी स्टैटिक एंड रेस्ट वुड बी करंट. और सब्जेक्टिव पेपर में अराउंड से एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क का स्टैटिक आने के चांसेस रहते हैं, रेस्ट वुड बी करंट. समटाइम्स इवन बोथ कैन बी फ्रॉम द करंट. सो ये एक ओवरऑल वेटेज है. सो लेट मी स्टार्ट विद द स्टैटिक पार्ट प्रिपरेशन, जो कि ऑब्जेक्टिव में आप 17-18 नंबर स्कोर कर सकते हैं. सो सी द सिलेबस ऑफ फाइनेंस इज रियली वास्ट, बट दीज आर द कोर चैप्टर्स जिनको आपको पढ़कर ऑलमोस्ट फाइनेंस जितना एग्जाम के लिए चाहिए वो समझ आ जाएगा. एंड दीज चैप्टर्स आर ऑल्सो द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जहां से ऑब्जेक्टिव पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे. इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो रेशियोज, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट, रिस्क मैनेजमेंट, इन्फ्लेशन, डेरिवेटिव्स, बॉन्ड, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, फिस्कल पॉलिसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. जस्ट टेक अ पॉज एंड राइट डाउन दीज चैप्टर्स और टेक अ स्क्रीनशॉट. सो ये हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे पढ़ना है. नाउ मूविंग ऑन टू द अदर पार्ट इन द ऑब्जेक्टिव व्हिच इज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, जो मैंने बोला है 7 से 8 मार्क के आएंगे. उनमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया इज आरबीआई नोटिफिकेशंस. एग्जाम से पहले जितने भी आरबीआई के नोटिफिकेशंस, रेगुलेशंस आएंगे 6 to 9 months प्रायर टू योर एग्जाम, जस्ट डू देम. उसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ देयर इज एनी मेजर डेवलपमेंट और रेगुलेशन बाय सेबी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दैट कैन बी आस्क्ड. यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे you must do because these are important documents related to our economy or some news related to banking. Sometimes they can also ask you schemes related to Ministry of Finance like प्रधानमंत्री जनधन योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना. But for these schemes you would also already be reading in ESI, right, in your next paper which I would be discussing. So वो वहां से हो जाएंगी. The crux is RBI notifications, regulations, press releases, reports को बहुत बहुत अच्छे से करिएगा. जो ये 10 नंबर का स्टैटिक है which is a part of your subjective, इसके लिए ठीक है, जो मैंने ऑब्जेक्टिव में चैप्टर बताए थे अभी थोड़ी देर पहले वो तो करने ही करने हैं. उसके अलावा जो बाकी चैप्टर्स हैं वो छोड़ने नहीं है, क्योंकि स्टैटिक में जो डिस्क्रिप्टिव है वो कहीं से भी आ सकता है, इवन फ्रॉम द लेसर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. दे माइट आस्क यू से व्हाट आर द मेजर्स टू डू फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया एंड व्हाट आर द चैलेंजेस. तो ये चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा शायद फाइनेंशियल इंक्लूजन में से, बट डिस्क्रिप्टिव आ सकता है. तो डिस्क्रिप्टिव के लिए सारे चैप्टर्स, इनके अलावा भी जो चैप्टर्स है पढ़ने पड़ेंगे. जो ये करंट है आपका डिस्क्रिप्टिव में, दिस इज मेनली ऑन द करंट इश्यूज. मतलब उसके लिए आई वुड सजेस्ट दैट यू प्लीज रीड एडिटोरियल्स इन द न्यूज़पेपर. विच न्यूज़पेपर? लाइव मिंट इज द बेस्ट सोर्स. ठीक है.
और फाइनेंस के लिए ये बुक्स हैं, दो देर इज नो स्टैंडर्ड बुक इन द मार्केट विच कैन हेल्प यू ऑल दी सिलेबस, बट ये मैकमिलन पब्लिकेशन की बुक है बाय IIBF, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। इन दो बुक्स को आप पढ़ सकते हैं जस्ट टू गेट एन आइडिया दैट व्हाट इज इन योर स्कोप ऑफ सिलेबस, उन टॉपिक्स के अंदर क्या सब टॉपिक्स हैं, बट इस बुक से समझ नहीं आएगा, आपको गूगल करना पड़ेगा। Then Indian economy by Ramesh Singh is another good option to read some topics which are related to economics such as inflation or union budget or fiscal policy and all that. Don't read this book by Bharti Pathak in case you have less time because this is very bulky and it's not that much relevant for your exam. ठीक है, तो करंट के लिए ये स्टैटिक के लिए सोर्सेस थे जो मैंने अभी बताए। करंट के लिए जैसा कि मैंने बताया, आरबीआई नोटिफिकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, डू इट फ्रॉम आरबीआई वेबसाइट। Then alignment is very important to cover news related to SEBI or Ministry of Finance and to read editorials. And then there are certain reports like Union Budget जिसका summary आपको कहीं से भी मिल जाएगा. Then there are certain reports by RBI like annual report by RBI on the RBI website. Reports on trends and progress in the banking industry by RBI on the RBI website you will find it. Financial stability report by RBI, again you will find it on the RBI website. And there is currency and finance report by RBI, again you will find it on the RBI website. Please do these reports end to end. इसमें से ऑब्जेक्टिव नहीं, कई बार 10-15 नंबर का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो इन रिपोर्ट्स को मत छोड़िएगा। Now let's move on to our next paper which is economic and social issues. Now economics is also a kind of subject which actually gives a lot of shivers to many people, but यहाँ पे good thing is that इकोनॉमिक्स में स्टैटिक कंसेप्ट्स को ज्यादा नहीं टेस्ट किया जा रहा है, रेदर करंट अफेयर्स पे ज्यादा आपको टेस्ट किया जा रहा है। तो अगर मैं ईएसआई का टोटल पेपर देखूं, उसमें ऑब्जेक्टिव 50 का आएगा, सब्जेक्टिव 50 का आएगा। आउट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स, स्टैटिक वुड जस्ट बी अराउंड 5 to 6 मार्क्स, करंट वुड बी 45 मार्क्स। और सब्जेक्टिव में देर वुड बी 1 to 2 क्वेश्चंस ऑन द स्टैटिक पार्ट से अराउंड 20 मार्क्स एंड रेस्ट वुड बी ऑन द करंट पार्ट। सो दैट्स वाई अगर आप ये स्टैटिक का टोटल वेटेज देखेंगे 5 + 20 दैट इज 25, और करंट का टोटल वेटेज देखेंगे दैट इज 45 + 30 दैट इज 75। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव के इस स्टैटिक की बात करेंगे। सो अगेन ESI हैज अ वेरी वास्ट नंबर ऑफ चैप्टर्स, बट आई वुड से टू कवर दीज 5 मार्क्स आउट हियर, these are the most important 6 to 7 chapters: inflation, balance of payment, monetary policy, fiscal policy, measurement of growth, sustainable development and environmental issues and international economic institutions. अब अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ये 5 नंबर के लिए क्यों ही पढ़ रहा हूं, मैं ये पूरा स्टैटिक छोड़ देता हूं, दैट इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू, बिकॉज इसमें ये 5 नंबर की बात नहीं है। दिस नॉलेज विल हेल्प यू परफॉर्म गुड इन योर करंट इन योर इंटरव्यू एंड मोर ओवर टू अंडरस्टैंड द करंट अफेयर्स विच हैव अ मेजर वेटेज, इनके स्टैटिक कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। सो इन चैप्टर्स को छोड़ने का बिल्कुल भी मत सोचिएगा। रेदर आई वुड से कि अगर आपके दिमाग में थॉट आ रहा है कि बाकी चैप्टर्स छोड़ दूंगा, सिर्फ ये कर दूंगा, दैट ऑल्सो यू शुड नॉट डू, बट येस द फर्स्ट मोस्ट प्रायोरिटी शुड बी टू कवर ऑल दीज 7-8 चैप्टर्स विच आई हैव लिस्टेड ओवर हियर। जो आपका करंट है विच इज अराउंड 45 मार्क्स का, अगर आप past years में वेटेज देखेंगे आउट ऑफ 50, अगेन इट कैन वेरी, इट कैन बी 40 इंस्टेड ऑफ 45। आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेरी हाई लेवल ओवरव्यू। तो इसमें आपकी दो चीजें मेनली कंट्रीब्यूट करती हैं, रिपोर्ट्स या फिर कुछ स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट। तो रिपोर्ट्स में हमें क्या पढ़ना है, देखिए बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की या प्राइवेट एनजीओज की या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की। The first thing that you need to learn is that you please read reports which are related to your syllabus. अगर रिपोर्ट आई है जेंडर इश्यूज पे, पॉवर्टी पे, एम्प्लॉयमेंट पे, दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू योर सिलेबस। रिपोर्ट आई है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे, म्यूजिक इंडस्ट्री पे, सीमेंट इंडस्ट्री पे, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंड इज दैट जो आपको रिपोर्ट्स पे फोकस करना है, yes that should be related to your syllabus and only focus on the reports which are released by नेशनल एंड इंटरनेशनल बॉडीज ऑफ स्टेचर। मतलब जो बड़ी बड़ी बॉडीज हैं इंटरनेशनल लेवल पे, IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, OECD, यूनेस्को, या फिर नेशनल लेवल पे सेबी, आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग, इन्हीं बॉडीज की रिपोर्ट पे ज्यादा फोकस कीजिए, फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, बिकॉज इन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जब भी कोई रिपोर्ट पढ़े उसको पूरा ना पढ़े, उसको सिर्फ न्यूज़पेपर से रेफर करें। सपोज एक रिपोर्ट आई,
उसको आप सर्च कीजिए गूगल पे कि इसका हिंदू में मुझे बताइए क्या कवरेज है, और हिंदू में जो भी उस रिपोर्ट का कवरेज होगा उसको पढ़ लीजिए. इट विल कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और एग्जाम में वही ज्यादा पूछे जाते हैं. सो ज्यादा डिटेल में मत जाइएगा, बिकॉज इफ यू स्टार्ट रीडिंग एवरी इंडिविजुअल रिपोर्ट एंड टू एंड, इट विल टेक यू मंथ्स टू कवर इवन वन रिपोर्ट. नेक्स्ट स्कीम्स पे आते हैं. राइट, मैंने आपको बताया था दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स. रिपोर्ट्स हमने डिस्कस कर ली, अभी हम स्कीम्स पे आएंगे. तो स्कीम्स क्या होती हैं? जो वेरियस गवर्नमेंट वेलफेयर इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं उनको हम स्कीम्स बोल देते हैं. तो स्कीम्स में भी सबसे पहले हमें जो सिलेबस से रिलेटेड है, सपोज कीजिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, वो हमारे जेंडर इशू से रिलेटेड है. देन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, वो हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. ठीक है, तो ऐसे जो भी स्कीम्स हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, ऑब्वियसली दे वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट. और इसमें एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि देखिए स्कीम्स बहुत सारी हैं, बट जस्ट फोकस ऑन स्कीम्स विच आर इन न्यूज, जो आपके एग्जाम से 6 से 9 महीने पहले कहीं ना कहीं न्यूज पे थी. और अगर आपको यह पता करना है कि स्कीम्स न्यूज में कौन कौन सी हैं, बेस्ट सोर्स मैं बताऊंगा पीआईबी और हिंदू. देखिए पीआईबी और हिंदू में जो जो स्कीम का कहीं भी नाम आ रहा है और आपके सिलेबस से रिलेटेड है, उस स्कीम को आप डिटेल में पढ़िए. दैट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू फिल्टर आउट द स्कीम्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. ठीक है, तो ये स्कीम्स के बारे में हो गया. बाकी ये हमने कर लिया, ये कर लिया. अब सब्जेक्टिव में जो स्टैटिक पार्ट आएगा आपका 20 नंबर का, उसके लिए अगेन ये चैप्टर्स तो इंपॉर्टेंट हैं ही जो मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए बताए थे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई टोल्ड यू, इफ यू रिमेंबर, दैट यू शुड नॉट लीव अदर चैप्टर्स, क्योंकि बाकी चैप्टर्स में से भले ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ना आए, लेकिन ये स्टैटिक पार्ट में देयर कैन बी अ क्वेश्चन फ्रॉम दोस चैप्टर्स. तो हमें सारे करने हैं एक बार तो, लेकिन ये वाले 6-7 चैप्टर्स हमें ज्यादा अच्छे से करने हैं, और यही टाइम कंज्यूमिंग है. जो आपका करंट पार्ट है एडिटोरियल बेस्ड है. यहां पे आई वुड से दैट यू कीप रीडिंग एडिटोरियल. ठीक है, और एडिटोरियल आप हिंदू न्यूज़पेपर में से पढ़िए ईएसआई के लिए, दैट इज द बेस्ट सोर्स आई वुड से. और इसको आप रेगुलरली पढ़ेंगे तभी आप इसको कर पाएंगे. और अगर मैं आपको ईएसआई के सोर्सेज बताऊं, ईएसआई का जो आपका स्टैटिक का सोर्स है वो है इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, और सोशल इश्यूज के लिए मैं बोलूंगा सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया बाय राम ओझा, बट अगेन विद अ टिंच ऑफ वार्निंग और अ कॉशन, स्टैटिक का ज्यादा वेटेज नहीं है. सो डोंट वेस्ट लॉट ऑफ टाइम इन रीडिंग दिस बुक्स एज्यूमिंग कि इसको पढ़कर मार्क्स आएंगे, नहीं आएंगे. ईएसआई करंट के लिए स्कीम्स और रिपोर्ट्स दो चीजें थी. रिपोर्ट्स के लिए हिंदू, स्कीम्स के लिए पीआईबी. इन दो सोर्सेस को जितना चार्ट लोगे ना, उतने बढ़िया नंबर आएंगे आपके ईएसआई पेपर में. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पेपर विच इज इंग्लिश. राइट, इंग्लिश को हम कैसे पढ़ेंगे? देखिए इंग्लिश एक बहुत ही अंडररेटेड सब्जेक्ट है एग्जाम में, जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है. मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट प्रिपेयर फॉर इट बिकॉज देयर इज नथिंग टू प्रिपेयर फॉर इट. यू हार्डली नीड टू वॉच 5-6 वीडियोज ऑन essay राइटिंग, प्रेसे राइटिंग, comprehension, say 3 to 4 times to just know the basic rules and the guidelines to do all this. But preparation of descriptive English is all about practice. तो आप इन वीडियोस को देख लीजिए, एंड आफ्टर यू नीड टू प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस essay राइटिंग, प्रैक्टिस प्रेसे राइटिंग. उसके लिए स्टार्ट रीडिंग एडिटोरियल्स. एडिटोरियल्स आप वैसे भी पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया एफएम और ईएसआई में. तो आप जो भी लाइव मिंट और हिंदू में एडिटोरियल्स पढ़ें, उनको आप अपने वर्ड्स में टाइप करें. टाइप लिखिए मत पेन से, क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन है. और नोटपैड में लिखें, वर्ड में मत लिखें, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑटो करेक्शंस होती हैं और आपको कभी भी अपने स्पेलिंग मिस्टेक्स के बारे में नहीं पता लगेगा, ग्रामेटिकल एरर्स के बारे में नहीं पता लगेगा. और 3 दिन के बाद लिखिए, सो दैट यू आर एक्चुअली एबल टू चेक योर अटेंशन एंड हाउ गुड यू कैन एक्सप्रेस, रेदर देन जस्ट टाइपिंग द एग्जैक्ट लाइंस इफ यू टाइप द सेम डे. Whatever you type, go to the website grammarly.com, paste it there. Just check what are the errors you have made in terms of spelling and grammatical errors. This will also help you build your typing speed. This will also help you, make your content enrich. Because whatever you are reading in editorials is giving you a lot of information which can really set you apart from others. तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है. 50 एडिटोरियल पढ़कर उसको एसे की फॉर्म में लिख लो या प्रेसी की फॉर्म में लिख लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. बाकी आंसर राइटिंग इज वन ऑफ द क्रूशियल कंपोनेंट व्हिच इज देयर इन योर एफएम एंड ईएसआई. काफी लोग सिर्फ थ्योरी पढ़कर सोचते हैं कि मैं आंसर लिख लूंगा, ऐसा नहीं होता है. यू नीड टू डेवलप सम डिफरेंट स्किल्स. फर्स्ट इज द एबिलिटी टू रिकॉल. देखिए ऑब्जेक्टिव में यू गेट दी ऑप्शंस, आप ऑप्शंस देख के आंसर मार्क कर देते हो बिकॉज यू आर एबल टू कनेक्ट. बट
डिस्क्रिप्टिव में आपको कुछ याद नहीं आएगा, मतलब ऐसे ऑप्शंस देख के, बिकॉज देयर नो ऑप्शंस, आपको रिकॉल करना पड़ेगा. सो डेवलप दैट रिकॉल पावर, एंड द बेस्ट वे टू डेवलप दैट रिकॉल पावर इज कि जब भी आपने चैप्टर पढ़ लिया, आप 5-6 दिन बाद उसको प्लेन पेपर पे खुद ही उसका कुछ चार्ट सा बनाए कि आपने क्या क्या पढ़ा था, मेन हेडिंग्स क्या थी, मेन डायग्राम्स क्या थी. देन हर टॉपिक पे कुछ फॉर्डर बनाए. सपोज कीजिए आपको हेल्थ पे एक क्वेश्चन आ गया, उस हेल्थ के क्वेश्चन में यू शुड हैव सम फॉर्डर दैट इज पॉइंट रिलेटेड टू करंट अफेयर्स विच यू कैन मेंशन इन योर आंसर. सो यू कैन नोट डाउन सम जर्नल पॉइंट्स कि गवर्नमेंट इंडिया की 2.5% ऑफ जीडीपी इज स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर, ऐसा कुछ करके. या फिर यू कैन हैव सम पॉइंट्स फ्रॉम सम रिपोर्ट्स कि केपीएमजी की रिपोर्ट कहती है भैया ऐसा है, 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट कहती है भाई ऐसा है. सो व्हेन यू हैव दोस डेटा पॉइंट्स रेडी विद रिस्पेक्ट टू अ टॉपिक, एज soon as you see कि हेल्थ पे क्वेश्चन आया है और मेरे पास ये डेटा पॉइंट है, you would be ready to somehow incorporate that in your answer, and that is very much necessary. अगर क्वेश्चन ऐसा है कि जो बिल्कुल थ्योरेटिकल नहीं है, आपको चैलेंजेस, रिफॉर्म्स, प्रॉब्लम्स के बारे में पूछ रहा है, वहां पे डेटा देना बहुत जरूरी हो जाता है. और आंसर राइटिंग सीखनी है तो आंसर लिखना शुरू करो. बहुत लोग सोचते हैं मैं पूरा पूरा पेपर लिखूंगा और कभी नहीं लिख पाते. एटलीस्ट एक आंसर भी डेली लिखना शुरू करोगे ना, बाय द टाइम यू राइट 100 आंसर्स यू विल बी माइल्स अपार्ट फ्रॉम अदर्स. बाकी फाइनल एडवाइस मेरी यही रहेगी कि कुछ मिस्टेक्स हैं जो बहुत लोग करते हैं, आप वो ना करें. सबसे पहले व्हेन यू स्टार्ट, डोंट बी वेरी इमोशनल और डोंट बी वेरी हाईली मोटिवेटेड. दोनों चीजें बहुत गंदी हैं. ऑलवेज फॉलो दिस प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड थिंग्स. लिमिटेड टारगेट सेट करो, 2 सब्जेक्ट्स पढ़ो, अपने टारगेट्स को मीट करो. दैट विल स्पाइरल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. दैट विल गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इफ यू आर एबल टू मीट योर टारगेट्स. रिवाइज रेगुलरली. जो भी पढ़ो उसको डेली 30 मिनट्स रिवाइज करो, उसको संडे को रिवाइज करो, और मंथ के एंड में 2 दिन रखो उस चीज को रिवाइज करने के लिए. और बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करो. एग्जाम सिर्फ पढ़ पढ़ कर नहीं होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं. ऑप्शंस को एलिमिनेट करना, गेस वर्क करना, इंट्यूशन लगाना, टाइम मैनेज करना. उसके लिए 10-20 हजार जितने एमसीक्यूज कर सकते हो करो यार. मतलब इससे नुकसान नहीं होगा, कुछ ना कुछ फायदा ही होगा. तो ये सारी स्ट्रैटेजी इफ यू कैन इंप्लीमेंट राइट विद अ स्पिरिटेड effort from your side, I'm sure you are going to gain advantage. बाकी हमारी गाइड बुक है फॉर आरबीआई ग्रेड बी विच हैज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो आप इसको प्लीज आज ही डाउनलोड करें इफ यू आर न्यू टू आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन बाय गोइंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. देयर इज अ लिंक, और इस गाइड बुक में आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे, डिटेल्ड रिसोर्सेज मिल जाएंगे टू प्रिपेयर इफ इन केस यू वांट टू डू सेल्फ प्रिपरेशन. और आपको आरबीआई के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, डिपार्टमेंट्स, हायरार्की, प्रमोशन, सैलरीज. तो दिस इज लाइक वन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. And you need not go to 10 websites or 10 YouTube channels to know about the RBI Grade B as an organization and to know about the RBI Grade B exam. And these are our courses for RBI Grade B. We have 2 flagship courses, Gold Package and Silver Package. Gold Pack is a combined package for phase 1, phase 2 and interview. That is like it covers everything. Whereas Silver Package is mainly for phase 2, but we will also give you phase 1 current affairs. But इसमें आपको quant reasoning और English नहीं मिलता है. And obviously if you really want to crack this examination, आप अगर किसी कोर्स में जाना चाहते हैं, दो यू कैन ऑल्सो क्रैक विद सेल्फ प्रिपरेशन. आई हैव नो डाउट अबाउट योर एबिलिटीज, वो आपका डिसीजन है. बट अगर आप किसी कोर्स में जाना चाहते हैं, एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करके जाइएगा. और अगर आप हमारे एडुटैप के प्रति एक ट्रस्ट फैक्टर बनाना चाहते हैं, सो प्लीज गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. देयर इज अ लिंक. ऑन दैट लिंक demo material is given. Watch videos, read the notes, and if you feel that it is comprehensive, आप उसको समझ पा रहे हैं and it is helping you out, then please, I mean, you're welcome to be part of EduTap community. So take your leave. Have a nice day, guys. Bye bye. Thank you. Jai Hind.